केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और प्रहार लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा प्रहार में सबसे पहले बात रशिया की करने जा रहे हैं, जिसने दुनिया को फिर से न्यूक्लियर पावर शो दिखाया है। यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूस की तीनों सेनाओं को न्यूक्लियर ड्रिल के लिए मैदान में उतार दिया। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली अहम बैठक को ठंडे बस्ते में डाला था। बातचीत टलने के साथ ही जंग और भीषण होती दिखाई दे रही है और जैसे ही पुतिन ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की झलक दिखाई, ट्रंप के तेवर ठंडे पड़ गए। कूटनीति के मोर्चे पर फेल ट्रंप वही घिसा पिटा आर्थिक हथियार लेकर उतर आए हैं। रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन प्रतिबंधों से रूस रुकेगा या फिर उल्टा हालात और विस्फोटक हो जाएंगे। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर उस पाकिस्तान की जो एक तरफ भारत को गीदड़ भभकी देने में जुटा है और दूसरी तरफ खुद अपने ही घर में आतंक की आग में जल रहा है। टीटीपी ने 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 22 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने आधी गिनती बताई, यानी 22 मारे गए, 11 बताया, लेकिन अब टीटीपी ने वीडियो जारी करके सबूत दे दिया है, हथियार दिखा दिए हैं, गाड़ियां कब्जे में ली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी के टॉप कमांडर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुलेआम चैलेंज कर दिया है। तो जैश और लश्कर अब रिक्रूटमेंट और फेक पावर शो की कोशिश कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ने महिला ब्रिगेड बनाना शुरू कर दिया है, तो लश्कर पाकिस्तान के पंजाब में रैली करने जा रहा है। यानी आतंक पालने का अंजाम देखने वाला पाकिस्तान अब भी सुधर नहीं रहा है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के डरावने सपने मुनीर को लगातार आ रहे हैं। उसी डर से खौफजदा मुनीर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पाकिस्तान पर पूरे अपडेट के साथ रावलपिंडी में मुनीर ने कैसे फिर से रोना रोया है वो भी सुनवाएंगे आपको। तीसरी खबर बिहार से है, जहां महागठबंधन के मंच पर आज सिर्फ तेजस्वी का चेहरा दिखा, ना लालू यादव ना राहुल गांधी। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया गया, वहीं मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे पोस्टर से पूरा खेल पलट गया। अब सवाल यही है कि क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल है या फिर बिहार की सियासत से कांग्रेस के ऑल आउट होने की पटकथा इस पोस्टर के जरिए लिखी जा चुकी है। इस खबर पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले बात पुतिन के उस मैसेज की करने जा रहे हैं जिसने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की बैठक स्थगित होने से अमेरिका और रूस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को घेरने के लिए रूस पर प्रतिबंधों की नई झड़ी लगा दी है। ट्रंप के साथ ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर सीधे प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों को लगता है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और पुतिन सीज फायर के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन टस से मस नहीं हो रहे। उल्टे पुतिन ने पूरी दुनिया को दहलाने का प्लान तैयार किया है। पुतिन अब वो कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। यानी पुतिन ने ठान लिया है कि अब अमेरिका, यूरोपीय देश किसी के दबाव में उन्हें झुकना नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के देशों पर जो प्रतिबंध रूस पर लगाया है, उससे पुतिन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी सेना ने तनाव के बीच एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पुतिन ने एक बार फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों को निकाल लिया है। इस युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों के अलावा क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। पुतिन ने खुद पूरे युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग की है। पुतिन अपने हथियारों की कमान संरचना को दरअसल परखना चाहते थे। ये कहें कि परखने के बहाने दुनिया को दिखाना चाहते थे, जिससे किसी भी परिस्थिति में दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जा सके। रशिया ने इस युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल परमाणु हथियारों का ले जाने में सक्षम जो सैन्य सामान है उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है पुतिन ने। हवा से, जमीन से, समंदर से, हर जगह से परमाणु हथियारों का ये एक पावर
पावर शो पुतिन की तरफ से किया गया। रूस के युद्धाभ्यास की इन तस्वीरों का आपने देखा और फिर से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, पुतिन की मिसाइलें कैसे गरज रही हैं आसमान में। रूस की सेना किसी भी हालत में निपटने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जमीनी लड़ाई के साथ साथ समंदर और हवा से दुश्मन को जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया गया। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य कमांडर्स के साथ पूरे युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पुतिन युद्धाभ्यास के एक एक पहलू पर बहुत माइन्यूटली नजर बनाए हुए थे। पुतिन कमांड रूम से कमांडर्स को निर्देश भी देते दिखे, सब कुछ मॉनिटर करते दिखे और ये जो उनकी कोशिश थी ये बता रही थी कि पुतिन डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये मैसेजिंग, ये जब तस्वीरें जारी की जाती है इनका एक ग्लोबल मैसेज होता है और यही वजह है कि जब तस्वीर सामने आई तो ये मैसेज वॉशिंगटन तक गया है। क्या हुआ है, क्यों युद्धाभ्यास हुआ है, चलिए इसमें पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। बुडापेस्ट की बैठक रद्द होने पर पुतिन एक्टिव हो गए। रूस ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, ऐसा तस्वीरों ने बताया। रूसी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है। पुतिन की देखरेख में, उनके अध्यक्षता में ये कहें कि युद्धाभ्यास हुआ। कमांड कैसे कर रहे थे वो हमने आपको दिखाया। पुतिन ने हथियारों की कमांड संरचना को परखा है। युद्धाभ्यास में पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स शामिल थी। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, न्यूक्लियर फोर्स जमीन, समुद्र और हवा से यहां पर उसका परीक्षण होता दिखाई दिया। युद्धाभ्यास में आईसीबीएम प्रक्षेपण भी शामिल है। रूस ने क्रूज मिसाइलों का भी टेस्ट किया है, इनमें TU-95 सामरिक बमवर्षक भी शामिल हैं। रूस का युद्धाभ्यास नाटो को करारा जवाब है। नाटो ने भी इसी महीने युद्धाभ्यास किया था। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नाटो युद्धाभ्यास कर रहा था और उस बीच रशिया ने एक बड़ी पिक्चर दिखा दी है जो शायद ट्रंप और नाटो ने सोची नहीं होगी। रूस के युद्धाभ्यास पर पुतिन ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवा रहे हैं। Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово. Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово. ट्रंप के साथ होने वाली बैठक स्थगित होने से रूस यूक्रेन जंग और भड़क गई है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी कर दी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां रूसी हमलों से तबाही मची हुई है। यानी अब और आक्रामक होकर रशिया अपने अटैक्स कर रहा है। खार्किव में देखिए कैसे धमाके हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो जंग रुकवाना चाहते थे ट्रंप, उसमें उन्हीं की वजह से तेजी आ गई है। Всього було 3 нанесено удари, приміщення зруйновано. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. Значить, наразі одна людина, на жаль, загинула внаслідок отриманих травм. Ще 6 перебувають в лікарні, 2 з них знаходяться в вкрай важкому стані. आपने खार्किव प्रशासन बता रहे कि कितने लोग घायल हुए इन अटैक्स में। वहीं रूस ने ज़पोरिज़िया में भी भीषण बमबारी की है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें कितनी खतरनाक है, आप देखिए कैसे सब कुछ यहाँ तहस नहस हो गया है, तबाही मची है। और ये रेजिडेंशियल एरिया ऐसा लग रहा है। बिल्डिंग्स में आप देखिए धुआं अभी तक दिखाई दे रहा है और सब कुछ स्याह हो गया है क्योंकि अटैक बहुत भयंकर था और उसके परिणाम भी यहाँ ये तबाही की तस्वीरें बयां कर रहे हैं। तो रशिया कहाँ रुकने वाला था, ट्रंप ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन रशिया ने तो हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की हालत बहुत खराब है। चलिए पूरा अपडेट यूक्रेन में क्या हालात हैं उसको लेकर आपको दे देते हैं। बुडापेस्ट की जो बैठक है वो रद्द होने से ऐसा लग रहा है कि रशिया बहुत नाराज हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण मिसाइल अटैक्स हुए हैं। बीती रात कीव, ओडेसा, चेर्निहाइव में बमबारी हुई है। निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़पोरिज़िया समेत 8 शहरों में ये अटैक्स हुए हैं। रूसी हमलों में किंडरगार्टन समेत
कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर करीब 405 स्ट्राइक्स की हैं। इस दौरान रूस की तरफ से 28 मिसाइलें दागी गई। रूस के हमलों में 6 यूक्रेनियों की मौत हो गई, 18 घायल हुए बताए जा रहे हैं। तो ये अपडेट है रूस और यूक्रेन की लड़ाई का, जो और विध्वंसक और निर्णायक होती दिखाई दे रही है। रूस के हमले के बाद ज़पोरिज़िया के अधिकारी बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, उन्हें भी सुन लीजिए। Я чую шахет, пішов на ускорення. От. І я якраз лежав на постелі, я не спав. Як жахнув, все от це повилітало. Блоки повилітали, стекольні, чую, стекло посипалося. Мамку в мене 88 років присипало стеклом на дивані. Да. Балкон посипався, кухня посипалася. देखिए, यूक्रेन से तनाव के बीच रूस के चेल्याबिंस्क में धमाका हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय गवर्नर एलेस्की टेक्सलर ने कहा है कि शहर वासियों या उनकी संपत्ति को कोई खतरा नहीं। ये विस्फोट स्थानीय समय अनुसार आधी रात को हुआ है और आप धमाके की आवाज सुनिए, कितनी तेज ये आवाज है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद जो है शहर का जो पूरा ऊपरी इलाका था, ये आप धुएं का गुब्बार जो देख रहे हैं, कितना भयंकर ये विस्फोट था। एक बार आप आवाज सुनेंगे तो आपको महसूस होगा। 4 लोगों की मौत हुई है। इस बीच बताएं, जहां पुतिन पावर शो कर रहे हैं, वहीं खबर यह भी मिल रही है कि रशियन जासूस स्पाई अन्ना चैपमैन एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। अन्ना चैपमैन को रशिया की तरफ से एक नया मिशन मिल गया है और अब वो म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस की प्रमुख बन गई हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस जासूस के एक्टिव होने का मतलब है कि एक हिडन मिशन पुतिन ने शुरू कर दिया है, रशिया ने शुरू कर दिया है। और इसकी जानकारी अब इसलिए मिल रही है क्योंकि अन्ना चैपमैन, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक्टिव हो गई हैं। अब इनके जरिए क्या करने वाला है रशिया, चलिए इस पर भी आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल दे देते हैं। रशिया यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन की जासूस एक्टिव हो गई है। पुतिन ने महिला जासूस अन्ना को नया मिशन दे दिया है। वो म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस की प्रमुख बनाई गई हैं। प्रमुख रशियन जासूसी एजेंसी SVR से ये म्यूजियम जुड़ा हुआ है। अन्ना का नाम अब बदल दिया गया है, रोमानोवा रखा गया है। पुतिन ने अन्ना को क्या मिशन दिया है ये अभी साफ नहीं है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अन्ना 2010 में न्यूयॉर्क में जासूसी करते पकड़ी गई थी और इसके बाद उन्हें अमेरिका से रशिया भेज दिया गया था। अन्ना अमेरिका में रशियन स्लीपर सेल का हिस्सा रह चुकी हैं। अन्ना पहले ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर चुकी थी। वहां अन्ना ने एलेक्स चैपमैन से शादी कर ली थी। अन्ना खुद को व्यवसायी बताती, मतलब वो खुद को अपनी जो आइडेंटिटी है वो एज ए स्पाई रिवील नहीं करती। वो कहती हैं कि वो बिजनेसमैन है, एक टीवी होस्ट खुद को बताती हैं। अन्ना की उम्र 43 साल है और वो एक बच्चे की माँ भी है। अन्ना ने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी, तो खुद को एक फैमिली पर्सन दिखाने की कोशिश करती है अन्ना। लेकिन कहानी यही है कि दरअसल वो रशियन स्पाई हैं और उन्हें फिर से एक्टिव कर दिया गया। क्या सीक्रेट मिशन है, इसको लेकर अमेरिका बहुत टेंशन में है। अमेरिका ने रूस की ऐसे में टेंशन में आकर जो पुतिन ने पावर शो दिखाया, जो पुतिन ने अपने एक कहे कि स्पाई को एक्टिव किया, उसके बाद अमेरिका ने रशिया की 2 प्रमुख तेल कंपनियों को रोसनेफ्ट और लुकेल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। वही अपना टैरिफ वाला उन्होंने दांव फिर से फेंका है और इसका उद्देश्य उनका ये मानना है कि ये युद्ध की फंडिंग रोकेगा और रशिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन पैकेज लागू किए हैं, जिसमें पहली बार रशियन LNG पर रोक और सैकड़ों जहाजों पर बैन शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ये खुलकर कोशिश कर रहा है कि ये प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या फैसला लिया गया है, किस तरह का प्रतिबंध है, चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। यूएस ने रूस की 2 तेल कंपनीज बैन कर दी है। रोसनेफ्ट और लुकेल रूस की बड़ी तेल कंपनियां मानी जाती हैं, जिससे रूस अपने तेल अलग अलग देशों में बेचता है। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि इसका मकसद रूस की फंडिंग पर रोक लगाना है। यूएस का यह दावा है कि पुतिन सीजफायर को लेकर गंभीर नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया है।
यूरोपियन यूनियन ने रूस पर अपना 19वां सैंक्शन पैकेज पास कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने पहली बार सीधे रूसी एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसा पहली बार हुआ है। और अगले 6 महीने में शॉर्ट टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के लॉन्ग टर्म समझौते 1 जनवरी 2027 तक बंद होंगे। रशिया के 117 और जहाजों को शैडो फ्लीट की सूची में जोड़ा गया है। रूस के अब तक कुल 558 जहाजों पर प्रतिबंध लगा है। तो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन रशिया पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपना दांव चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही आर्थिक दबाव वाला दांव फेंका है पुतिन पर। सुनिए क्या कहा इस दौरान। Very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's go home. Last week they had almost 8,000 soldiers killed. Many Russians were killed last week. Many Ukrainians were killed last week. We think it's ridiculous and would like to have it end. I think they want peace. I think they both want peace at this point. It's been, it's almost 4 years. You're going into 4 years. And if I were president, it never would have started. ट्रंप दबाव बनाकर पुतिन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की ट्रंप के कंट्रोल से दूर जा रहे हैं। जेलेंस्की ने स्वीडन का दौरा कर वहां के पीएम के साथ हथियारों की डील ही कर ली। सोचिए, अब ट्रंप सोच रहे थे कि वो हथियार दें ना दें, इसी जाल में फंसे हुए थे। जेलेंस्की कह भी रहे थे कि उन्हें हथियारों की जरूरत है, लेकिन यहाँ वो स्वीडन पहुंच गए। और स्वीडन दौरे की तस्वीर हम आपको जेलेंस्की की दिखा रहे हैं, जहां पर 150 फाइटर जेट्स की डील स्वीडन के साथ जेलेंस्की ने कर ली। जेलेंस्की भी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो युद्ध में थमने वाले नहीं हैं। अब ट्रंप इधर जेलेंस्की को संभालें या उधर पुतिन को संभालें, वो तो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, क्योंकि ना जेलेंस्की उनकी सुन रहे हैं और पुतिन तो सुनने वाले ही नहीं हैं। स्वीडिश हथियार फैक्ट्री में जेलेंस्की की ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये बता रही हैं कि जेलेंस्की अपनी तैयारी कर रहे हैं। फाइटर जेट को उन्होंने देखा, स्वीडिश हथियारों की जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने डील फाइनल कर दी है। ये सिग्नेचर होती हुई तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बता रही है कि अब जेलेंस्की फुल फोर्स के साथ वॉर मोड में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा युद्ध खिंच चुका है और ट्रंप से उन्हें बहुत फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्रंप को हालांकि उन्होंने बीच में कहा था कि उन्हें हथियार चाहिए, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेकिन इस बीच ये स्वीडन के साथ उन्होंने फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कैसे अब करार कर लिया है। स्वीडिश लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट जेलेंस्की और स्वीडिश पीएम यहां पर शामिल हुए दिखाई दिए। ये देखिए फ्लाई पास्ट जो आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जेलेंस्की और स्वीडिश पीएम शामिल थे और ये उसी दौरान की तस्वीर है जब वो डील क्रैक करने गए थे, डील फाइनल करने गए थे। तो स्वीडिश लड़ाकू विमानों को देखा और इसी के साथ करीब 150 जेट जेलेंस्की इंप्रेस होकर फाइनल भी कर चुके हैं। लेकिन स्वीडन के साथ ये समझौता क्यों करना पड़ा जेलेंस्की को? अमेरिका तो उनके साथ था। चलिए इस सवाल का जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में दे देते हैं। यूएस से हथियार ना मिलने पर जेलेंस्की स्वीडन पहुंचे हैं। स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात उन्होंने की और जेलेंस्की ने यूक्रेन स्वीडन के बीच हथियारों की डील कर ली। लिकोम्पिंग में 150 लड़ाकू विमान खरीदने की डील हुई है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई सिग्नेचर्स होती हुई। स्वीडिश पीएम ने एक पोस्ट करके डील की है, डील की जानकारी उन्होंने दी है। जेलेंस्की ने स्वीडन की हथियार कंपनी का भी उन्होंने दौरा किया। जेलेंस्की ने लड़ाकू विमानों की गुणवत्ता की पड़ताल की, जानकारी ली। जेलेंस्की ने स्वीडन के दूसरे हथियारों की भी जानकारी ली है। यूक्रेन स्वीडन से आगे और हथियार खरीद सकता है। जिस तरह से ये दौरा रहा है उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका की जरूरत अब कम होगी। जेलेंस्की ने पहले ट्रंप को हथियारों की सूची सौंपी थी। ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियार देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में जेलेंस्की अब और सारे जो ऑप्शंस हैं वो देख रहे हैं। स्वीडन के साथ हथियारों की डील के बाद जेलेंस्की ने कैसे दम भरा है जीत का, कैसे खुद को ताकतवर बनाया, सुनिए। Перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту.
серйозного, дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен. І да, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. नाटो महासचिव से मिले ट्रंप, यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। तो ट्रंप यहाँ नाटो महासचिव से मिल रहे हैं। ट्रंप खुद को बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे वो और अटेंशन ग्रैब करें, क्योंकि उनको आदत है, उन्हें आदत है, वो अटेंशन सीकर ही हैं। और यही वजह कि ट्रंप कभी बयान देकर, ट्रंप कभी कुछ कहकर अटेंशन लगातार पाने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ ये मुलाकात भी इसीलिए हुई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब तो उन पर किसी का ध्यान है ही नहीं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने ये मुलाकात की है। तो यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर बात हुई। इसको लेकर मार्क रूटे, महासचिव जो है नाटो के, उन्होंने क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। When you look at the Russian side, they started this war. It clearly is not moving in the right direction. And when you look at this year, let's say the territory they gained in Ukraine is extremely limited. And as I said, against enormous amount of people dying and getting seriously wounded. The Russian economy is in difficult situation. We know we have these long lines into gasoline stations all over Russia at the moment. We know that the French president and others in Europe stepped up when it comes to the shadow fleet. And of course we have seen the pressure by the American president on some European countries to stop buying oil. So all of this is having an impact. So I'm absolutely convinced that with sustained pressure, we will be able to get Putin to the table to agree with a ceasefire and then other talks coming after that. And you have seen it in the last couple of weeks. Alaska happened when the American president decided to do secondary sanctions on India buying Russian oil. We have seen last week the call taking place when the president said, I'm contemplating sending Tomahawks into Ukraine for Ukraine to be used. So this is clear evidence that we can change Putin's calculus. तो अब ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं मुलाकात के बाद कि हम पुतिन का जो डिसीजन है उसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ट्रंप की जो विजिट है साउथ कोरिया की, उससे पहले आपको दिखाएं तस्वीरें कि कैसे अब उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर लिया है। 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का ये परीक्षण हुआ है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये बता रही है कि ट्रंप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि जहां उनकी विजिट होनी उससे पहले ये मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें जो सामने आई हैं ये उन्हें नाइटमेयर दे रही हैं कि हो क्या रहा है, उनके हिसाब से कुछ चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं ना। जरा इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। उत्तर कोरिया ने फिर से मिसाइल का परीक्षण किया है। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ये सफल परीक्षण हुआ है। किम जोंग उन इस परीक्षण में मौजूद नहीं थे, तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये परीक्षण हुआ है। उत्तर कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स ने इसकी देखरेख की है। और ट्रंप कुछ दिनों बाद आपको बताएं कि दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं। ट्रंप के दौरे से पहले ये जो परीक्षण है ये टेंशन दे सकता है। और उत्तर कोरिया ने ट्रंप को अपनी ताकत एक तरह से दिखा दी है। दक्षिण कोरिया परीक्षण को उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइलों की खेप बढ़ा रहा है। तो जहां अमेरिका का विजिट है साउथ कोरिया का, उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने ये जो परीक्षण किया है ये बताता है कि उन्हें भी ये विजिट पसंद नहीं आ रही है ट्रंप की, और वो अपना अलग तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि पुतिन ट्रंप को आग दिखा रहे हैं। भारत की उनसे बात होती नहीं है, उनकी हरकतों की वजह से, उनके बयानों की वजह से बहुत अच्छा सिंक रहा नहीं। और अब साउथ जा रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया उन्हें आंखें दिखा रहा है। तो हर तरफ से वो घिर गए। और अपने देश में क्या हाल है, जरा वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी शटडाउन 23वां दिन है जहां सरकारी कामकाज अमेरिका में प्रभावित है और ट्रंप इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ना ही इसमें तब्दीली कर पा रहे हैं, और इससे आम लोग परेशान हैं। और देखिए इसको लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर हफीम जेफरीज क्या कह रहे हैं, अमेरिकी सांसद। जो शटडाउन लागू है इससे कितनी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के लिए क्या क्या मुश्किल है, उन्हें सुनिए। If this shutdown of the federal government by Donald Trump and Republicans continue, folks may even lose nutritional assistance benefits that they depend on
to feed themselves, their children, and their families and keep food on the table. To make matters worse, Republicans won't even commit to making sure, consistent with the law that was passed in 2019, that all federal workers receive back pay when the government reopens. It's unconscionable, unacceptable, and un-American, and we are determined to make sure that every single federal employee receives the entirety of their pay. Republicans have been running an extreme play from the very beginning of this year. Donald Trump and his out-of-control administration have already illegally fired more than 200,000 federal employees prior to the beginning of the government shutdown. तो देखिए, बता रहे 2 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है सरकारी नौकरियों से। ये सवाल अमेरिकी सांसद पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, पूरा देश इधर उधर हो गया, लेकिन उनको लगता है कि वो दुनिया भर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने देश की सोच नहीं रहे हैं, और फिर रिएक्शन ये दे रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें भी सुन लीजिए। I think it's a shame that it's shut down because we have the greatest economy, as you were saying before. We have the greatest economy in the world right now, by far, the United States. We have almost 18, now it was 17, now it's $18 trillion being poured into our country, and it's no time for shutdowns. I don't think it's affecting what we're doing, but it's too bad for a lot of people. We have a lot of good people that aren't working right now that should be, and it's because the Democrats want to try and renegotiate a deal that they had negotiated. They want $1.5 trillion given to illegal immigrants who came into the country, and it's going to hurt the health care of citizens of our country that have been paying into it, that have been working hard for it, that really deserve it. So we're never going to do that. It's not going to happen. And I will tell you, there are a lot of good Democrats that really want to make a deal. And I think all we need is 5 Democrats because we have great support on the Republican side. So I think we need 5 Democrats, and there are a lot of them that want to make a deal. So I think at some point, common sense will prevail. तो अभी कह रहे हैं कि समझदारी की जीत होगी, हालांकि कब होगी ये नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप कितने समझदार हैं ये हम आए दिन देखते ही हैं, उनके बयान जो हैं वो बताते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन जहां एक तरफ ट्रंप को सभी आंखें दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। सन्नाटा तोड़ती गोलियों की आवाजें, जलती इमारतें और हर तरफ चीख पुकार। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 जगहों पर हमला बोला है। हर धमाके के साथ पाकिस्तान के आंतरिक हालात एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस आग में घी डालने का काम किया है कतर और अफगानिस्तान ने, और उनकी नई नजदीकियों ने। कतर ने अफगानिस्तान के सपोर्ट में आने से यहां पर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, और अब वो कूटनीतिक मोर्चे पर भी हिल चुका है। इसी बीच हाफिज सईद, वही चेहरा जो दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है, अब महिलाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान पर हमले का ताजा वीडियो दिखाते हैं जो टीटीपी ने जारी किया है और मुनीर को खुली धमकी दे दी है। ये देखिए, टीटीपी ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में जो अटैक हुआ था उसका नया वीडियो जारी कर दिया है, और इसमें 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गिराने का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि हमले में सिर्फ 11 सैनिक मारे हैं। अब उनकी तो आदत है झूठ बोलने की, आधा सच बताने की, तो ये वही हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब टीटीपी ने कब्जे में लिए गए पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन भी दिखा दिया और बता भी दिया है। पाकिस्तान की जो आदत थी कि पूरी सच्चाई वो कभी नहीं मानते हैं, अब उनके लिए वीडियो सबूत टीटीपी ने जारी कर दिए हैं। और टीटीपी का जो टॉप कमांडर है काजिम, उसने पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धमकी दी है, सीधा चैलेंज किया है कि पाकिस्तान अपने टॉप अधिकारियों को उनके खिलाफ मैदान में उतारे। सुनिए क्या कहा। फासिद और फासिक दुश्मन दा सकनी मलगरो रेड को जुगी पस्तिना दो पसी को हम फंदवार कमी पर भी देते माशाल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर। जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसे लड़ी जाती है। एक तरफ
पाकिस्तान अपने ही घर में आतंक की मार झेल रहा है। मुनीर की सेना को आतंकियों ने पस्त किया हुआ है। सैन्य ठिकाने हो या फौजी, टीटीपी ने सभी को निशाना बनाया हुआ है, लेकिन मुनीर कुछ नहीं कर पा रहे, अपने देश को नहीं संभाल पा रहे। पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर भारत को गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हट रहे। आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत पर पाकिस्तान के अंदर वामपंथी, चरमपंथी तत्वों को समर्थन देने का बेबुनियाद और हास्यास्पद आरोप लगा दिया है। मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना मुख्यालय में एक कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे, तब उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें कर दी। उनका बयान ऐसे समय में आया जब अफगान तालिबान के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व आम लोगों के निशाने पर है। जरा सुनिए कैसे मुनीर ने फिर से जहर उगला है। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace. चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुनीर कैसे अपने देश में छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से दहल उठा है। जिस तहरीक तालिबान को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई ठनी हुई है, उसने एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज को निशाने पर ले लिया है। तो देखिए, चुनौतियां तो मुनीर के पास बहुत सारी हैं, लेकिन वो भारत के सपने से ही नहीं निकल पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर का जो डर इतना घर कर गया कि सपने में भी उनको भारत आता है। टीटीपी को सामने से देख नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की 15 जगहों पर निशाना बनाया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जमकर तबाही हुई है। 24 घंटे में हुआ ये। पाकिस्तानी सेना की चौकियां, पुलिस थाने, सबको निशाना बनाया। आप तस्वीर देखिए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि टीटीपी ने पाकिस्तान में कहां हमला किया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने बड़ा हमला किया। बाजौर में 5 जगहों पर घात लगाकर अटैक किया है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 जगहों पर यह अटैक किया गया। लक्की मरवात में 2 जगहों पर निशाना बनाया गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में 2 जगहों पर अटैक किया गया है। निचले दीर प्रांत में 2 जगहों को निशाना बनाया गया है। उत्तरी वजीरिस्तान में भी 1 जगह पर अटैक हुआ है। ये सभी वो जगह है जहां पर या तो पुलिस चौकियां हैं या थाने हैं। टीटीपी चुन चुन कर पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी फौजियों को अपना निशाना बना रही है। कभी तालिबान को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान के निशाने पर है। टीटीपी के हर वार ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, और यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की चौकियों पर नहीं हुआ है, उसकी सोच, उसकी नीति और उसकी झूठी शान पर भी हुआ है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस तहरीक तालिबान को कभी पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए पाला, आज वही पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। अफगानिस्तान की सरजमी से निकले इस आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलनी शुरू कर दी। टीटीपी ने अब पाकिस्तान के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया है, और पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में जो हुआ उसने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी। 24 घंटे में 15 हमले हुए हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के इन अलग अलग हिस्सों में धावा बोला। कहीं फौज की चौकियां उड़ी, कहीं पुलिस थाने जल गए। इस हमले में पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। कई जगहों पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया। टीटीपी ने हमले से पाकिस्तान के आला कमान को सीधी चेतावनी दी है। अब कोई चौकी, कोई थाना सुरक्षित नहीं रहेगा। पाकिस्तान में खौफ का आलम है। ये वही पाकिस्तान है जिसने आतंकियों को आश्रय दिया, हथियार दिए, फंडिंग दी, और अब यही उनकी कब्र खोदने में लगा है। वही आग, वही बारूद और वही बंदूकें पाकिस्तान को राख बना रही हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी टीटीपी ने कई बड़े अटैक्स किए हैं। 22 अक्टूबर को दक्षिणी वजीरिस्तान पर अटैक हुआ। 20 अक्टूबर को बलूचिस्तान के मंड इलाके में हमला हुआ। 8 अक्टूबर को और कज़ई प्रांत में पाकिस्तानी सेना पर अटैक हुआ। 22 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में बड़े धमाके हुए। टीटीपी के इन हमलों से मुल्ला मुनीर के साथ पाकिस्तानी फौजियों की रूह कांप रही है। अब वो तैनाती से डरने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस गया है?
क्या गुड बैड तालिबान की कहानी अब पाकिस्तान को निगलने लगी? कभी जिसे गुड तालिबान कहा गया, वो आज पाकिस्तान के लिए बैड रियलिटी बन चुका है। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति अब मजाक बन गई है। सीमा पर बम, भीतर खून और सत्ता में डर। पाकिस्तान की अब यही कहानी है, क्योंकि पाकिस्तान शायद भूल गया है कि जिस आग को उसने पड़ोसी की जमीन पर सुलगाया था, अब उसकी लपटें उसके घर तक पहुंच चुकी हैं। बहरहाल तालिबान ने अपना नेटवर्क और मजबूत कर लिया है। टीटीपी को हथियार, ठिकाने और फंडिंग मिल रही है। तालिबान के बारूद ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। जो देश दूसरों को अस्थिर करने निकला था, वो खुद बिखरने की कगार पर है। तालिबान का खौफ और पाकिस्तान की तबाही, यही है उस मुल्क की असली कहानी जो आतंक की फसल बोकर अब खून की फसल काट रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में नजर डालें तो टीटीपी ने हमला करने की अपनी रणनीति बदल दी है। 2007 से 2014 के बीच सुसाइड अटैक, आईईडी धमाके हुआ करते थे। 2014 से 2021 में स्नाइपर फायर और टारगेट किलिंग की रणनीति अपनाई गई। 2021 से 2025 में अब बड़े हमले हो रहे हैं और ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। टीटीपी के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तान की सेना बल्कि उसके आर्मी चीफ मुनीर को भी आग दिखा रहे हैं। सीधा वीडियो जारी करके दो हाथ करने की चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की फौज, जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताती थी, वो अपने ही घर में घिर चुकी है। किसी चौकी पर काला झंडा लहरा रहा है, किसी थाने में तालिबान की बंदूकें चमक रही हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान की सत्ता बेबस खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पहली बार पाकिस्तान में खुलेआम बड़ी रैली करने जा रहा है। ये रैली 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होगी। लश्कर हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाए जाने के बाद लश्कर अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लश्कर ने रैली का जो पोस्टर जारी किया है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। उसमें पहलगाम हमले के बाद सुर्खियों में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की फोटो भी लगी हुई है। इस रैली के जरिए लश्कर तैयबा को नए सिरे से खड़ा करने की अब पाकिस्तानी आर्मी की प्लानिंग है। ये वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से धूल फाक रहा है, जहां सभी बड़े आतंकी ठिकानों का नामो निशान भारत ने मिटा दिया, अब वो पाकिस्तान नए सिरे से आतंक का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में बहुत सारे चेहरे आए। अब्दुल रऊफ भी आया था। उसने रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की अपील करते हुए वीडियो जारी कर दिया है। आपको वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनका सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया है। अब ये नए सिरे से कह रहे हैं कि इन्हें रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। देश की क्या स्थिति आप देख ही रहे हैं, टीटीपी ने क्या हालत कर दी है, उसकी चिंता नहीं है। अब मुनीर खड़ा कर रहा है इन्हें और ये फिर से आगे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो 2 नवंबर को लश्कर की जो बड़ी रैली होने वाली, उस पर थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को रैली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लश्कर की रैली की कमान सैफुल्लाह कसूरी के पास होगी। रैली PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले बुलाई गई है। लश्कर के टॉप कमांडर लाहौर की रैली में शामिल होने वाले हैं। रैली के जरिए लश्कर को दोबारा मजबूत करने की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि लश्कर का जो मरकज था उसे तबाह कर दिया था भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां कुछ नहीं बचा था और यहां तक कि हायरिंग कर रहे थे, जिहादियों की हायरिंग कर रहे थे, वो भी नहीं हो पा रही थी ढंग से। अब ये अपना प्रचार प्रसार करने का नया तरीका लेकर आए हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान कैसे आतंकी संगठनों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल में छिपा मसूद अजहर भी अब फिर से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान में आतंक की एक और नई कहानी गढ़ी जा रही है और महिलाओं को आतंक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मसूद अजहर की जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में महिला आतंकियों को तैयार करना शुरू कर दिया। पुरुष आतंकी तो आ नहीं रहे, अब महिलाओं की भर्ती ये करा रहे हैं। मसूद ने इसकी कमान अपनी बहन को सौंपी है। मसूद की बहन ने महिलाओं को ट्रेन करने के लिए तुफत अल मुमिनात नाम के जिहादी कोर्स की शुरुआत की है। तो सोचिए, अब पुरुषों की भर्ती तो हो नहीं पा रही, अब ये महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्स ले आए हैं। अब कैसे ये ट्रेनिंग होगी, कैसे ये सब कुछ होने वाला है? सवाल उठता है कि महिलाओं को आतंकी क्यों बना रहा है मसूद, अपनी बहन को जिम्मेदारी क्यों सौंपी है? चलिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। मसूद दरअसल BLA की महिला ब्रिगेड जितनी खूंखार है उसको देखकर इसे लग रहा है कि महिला आतंकियों की भर्ती की जाए। टीटीपी की महिला ब्रिगेड ने भी बहुत कोहराम पाकिस्तान में मचाया हुआ है। महिलाएं सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभा ले रही हैं। पुरुष आतंकियों को भारत की एजेंसी ट्रेस कर ले रही है। ऐसे में ये नया हथकंडा अपना रहे हैं।
अब आतंक फैलाने के लिए महिलाओं का इन्होंने सहारा लिया है और हायरिंग इसके लिए शुरू हो गई है। मसूद ने अपनी बहन को जिम्मा दिया है। पूरी तरह खत्म हो चुके संगठन में मसूद अजहर जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। जिहादी खातून की टीम बना रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मृत्युशैया पर पड़े जैश में फिर से जान फूंकने के लिए मसूद कुछ बड़ा धमाका करने की साजिश में है। महिलाओं को आगे लाकर मसूद अपने नापाक मंसूबों को तुरंत और आसानी से पूरा करने की कोशिश में है। ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद और उसके संगठन की कब्र खोद कर रख दी है। इस दौरान मसूद के 3 ठिकानों पर अटैक भी हुआ था। इस ऑपरेशन में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। मसूद अब नए सिरे से महिलाओं को कमान सौंप रहा है, या यूं कहें कि पाकिस्तान से धंधा चलाने वाला जैश-ए-मोहम्मद जिहाद का नया चूरन लेकर आया है। आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार की जा रही है। जैश ने अपनी ब्रिगेड में महिलाओं की नियुक्ति बढ़ा दी है। बड़े पैमाने पर इन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं से फंड इकट्ठा कर रहा है। 500 रुपए में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कोर्स को तुफत अल मुमिनात नाम दिया गया है। इस टेरर संगठन को मजबूत करने और महिला ब्रिगेड में और ज्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए आतंकियों ने अपने घर की औरतों को सामने लाया है। महिलाओं की टेरर फैक्ट्री में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। इसमें जैश के टेरर कमांडर्स की महिला सदस्य शामिल हैं। ये महिलाएं जिहाद और मजहब की ट्रेनिंग देंगी। इनको मसूद की बहन लीड कर रही है। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में फंड इकट्ठा करने के लिए ज़कात का प्रोग्राम शुरू कर चुका है और तेजी से इसमें लगा है। 27 सितंबर को बहावलपुर में उसने मरकज उस्मान अली में जनता से दान की अपील की थी। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी मसूद ने अपनी रणनीति बदल ली है। मौजूदा समय में मसूद का जैश-ए-मोहम्मद सबसे कमजोर आतंकी संगठन है। TTP-BLA से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मसूद आतंकियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी महिला आतंकियों का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी सामाजिक मानदंडों के अनुसार महिलाओं का अकेले बाहर जाना गलत माना जाता है। इसीलिए जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो ISIS, हमास और LTTE की तर्ज पर अपने पुरुष आतंकवादी ब्रिगेड के साथ साथ महिला आतंकवादी ब्रिगेड का गठन कर सके और उनका इस्तेमाल आत्मघाती फिदायीन हमलों के लिए कर सके। ये पाकिस्तान के पाखंड को भी उजागर करता है, जो FATF के नियमों को लागू करने का दावा करता है और कहता है कि वो आतंक से जुड़ी किसी भी गतिविधि की फंडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मरकज की आड़ में पैसा लेता रहा है और अब खुलकर जिहाद की ऑनलाइन क्लास के नाम पर पैसा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन में मची खींचतान ने कांग्रेस को अब एकदम साइड कर दिया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया गया, जबकि वीआईपी के मुकेश सैनी जो बार बार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, उनके भी नाम का ऐलान हो चुका है। जरा सोचिए, अब तक आपने चुनावों को लीड करने वाला चेहरा देखा होगा, चुनाव में सीएम का फेस भी तय होता है, लेकिन महागठबंधन में पहली बार डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। शुक्र है कि महागठबंधन ने मंत्रिमंडल के चेहरों का ऐलान नहीं किया। जरा सोचिए, जो लोग पद की लालसा के लिए चुनाव में आ रहे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे कैसे? महागठबंधन के दलों ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सैनी के नाम पर मोहर लगा दी, क्योंकि वो तो इसी पर अड़े हुए थे कि उनका नाम जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपने कैंडिडेट्स नहीं हटाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन था। लेकिन किस तरह से ऐलान किया गया, अशोक गहलोत को सुन लीजिए, वही पहुंचे थे पूरी डील क्रैक करने के लिए। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तो अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि लंबा फ्यूचर होता है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव भी खुश दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सैनी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने क्या कहा है कैंडिडेट घोषित होने के बाद, सुन लीजिए। मैं जुबान का पक्का हूं और करने का धनी हूं। जो कहा है वो करूंगा, जो करूंगा वो कहूंगा।
तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं, और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्ला के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सीएम कैंडिडेट का ऐलान तो हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, जहां तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने पर बीजेपी ने वार किया है। लालू ने कांग्रेस पर दबाव डालकर ऐलान कराया। बीजेपी ये कह रही है गठबंधन में गुंडागर्दी करके सीएम उम्मीदवार तय किए गए हैं। भ्रष्टाचारी का बेटा सीएम बनने का सपना देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। कैंडिडेट घोषित होने के बाद अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये दबाव बनाकर किया गया है। बीजेपी का यह कहना है कि गठबंधन में गुंडागर्दी करके उम्मीदवार बनाया गया। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। और ऐलान होने के साथ ही सोचिए अभी दिन में ऐलान हुआ है और ऐसे में महागठबंधन में एक एक सीट से वीआईपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हट गए। बाबू बरही से वीआईपी उम्मीदवार ने वापस ले लिया अपना नाम। वारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से अब आरजेडी कैंडिडेट है। तो जहां जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन का दौर चल रहा था, वहां अब सेटलमेंट शुरू हो गया है। और सेटलमेंट ऐसे हो रहा है कि एक एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि नामांकन तो हो गया था, अब नाम वापस लेने की ही मियाद बची थी और उसी पर काम कर लिया गया है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव के नाम का जब ऐलान हुआ, जब पोस्टर वहां लगे, तो सिर्फ तेजस्वी नजर आए, बाकी सारे चेहरे नदारद दिखाई दिए। ऐसा लगा कि महागठबंधन मतलब कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दल नहीं है, वीआईपी नहीं है। ऐसा लगा कि महागठबंधन मतलब सिर्फ आरजेडी है और आरजेडी ही सब कुछ तय करिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। नाम तय पर नियत पर सवाल, बदलाव का नारा, कांग्रेस से किनारा। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। महागठबंधन ने आज पहली बार एक साथ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेहरे का ऐलान कर दिया। मंच पर बैनर लगा था कि चलो बिहार बदलें। मंच था महागठबंधन का, लेकिन तस्वीर थी सिर्फ तेजस्वी की। और यहीं से सियासी संकेत समझ में आने लगे कि तेजस्वी सीएम फेस के तौर पर हुए हैं इन और राहुल हुए टोटली आउट। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। गहलोत ने डैमेज कंट्रोल की पुरजोर कोशिश की और वो कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन एक पोस्टर ने सारी राहत छीन ली। गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने सवाल दाग दिया कि सीएम फेस एनडीए का कौन है, जिस पर लगातार ये जवाब आए कि एनडीए का सीएम फेस नीतीश ही रहने वाले हैं। किस तरह से सरगर्मी बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ
केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी।